नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, वीडियो बनाना शुरू करें इसके साथ ही आपसे एक अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ऐसा आप करेंगे तो हमें बड़ी ताकत मिलेगी और हम अपनी आवाज दमखम के साथ आगे भी आपको सुनाते रहेंगे और राष्ट्र, समाज, देश से संबंधित खबरों का विश्लेषण प्रस्तुत करते रहेंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक नीतियों पर, आंतरिक अनुशासन पर और उसकी विजय की संभावनाओं पर या विजय की कूटनीति पर। साथियों, भारतीय जनता पार्टी 1980 में गठित हुई। पहले ये जनता पार्टी था। जनता पार्टी के पहले जनता पार्टी में बहुत से दल थे, उसमें ये भी थी। उसके पहले जनसंघ था, लेकिन 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। इस गठन के साथ ही यह एक पार्टी ऐसी थी देश भर में जो एक अनुशासित पार्टी मानी जाती थी और ये अनुशासन का दौर अटल बिहारी वाजपेयी के काल तक चलता रहा। लेकिन क्या अब भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन है? क्या अब भारतीय जनता पार्टी पहले जैसे अनुशासन के प्रति संवेदनशील है, गंभीर है? 2014 के बाद क्या पार्टी में गुटबाजी शुरू हुई है? क्या अभी गुटबाजी का दौर चल रहा है? जी हां, भारतीय जनता पार्टी भले ही देश की सबसे बड़ी पार्टी हो और सरकार में हो और ये अनुशासन प्रिय पार्टी रही हो, लेकिन आज इसमें अनुशासन नहीं है। वरुण गांधी को आप देखते होंगे, आए दिन सरकार के खिलाफ ट्वीट करते रहते हैं, सम्मेलन करते रहते हैं, बयान देते रहते हैं, धरना देते रहते हैं। इसी तरह सुब्रमण्यम स्वामी को देखिए, आए दिन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ आग उगलते रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुछ लोग भी हैं जो खुल करके सामने आकर के बोलते हैं और कुछ लोग पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं। खुल करके बोलने वालों में नितिन गडकरी हैं, जो आए दिन भारत सरकार की नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों में खामी निकालते रहते हैं और अपने हिसाब से पार्टी को चलाने के लिए सलाह देते हैं। मालूम हो कि नितिन गडकरी के ऊपर के सिर पर आरएसएस का हाथ है और उसी आरएसएस की ताकत से जो कुछ बोलते हैं वो बोलते हैं। एक तरह से आरएसएस की आवाज है वो, काया नितिन गडकरी की है और आवाज आरएसएस का है। तो पार्टी में पर दबाव डालने के लिए और पार्टी को रास्ता दिखाने के लिए आए दिन उनके भी बयान आते रहते हैं, अखबारों में, चैनलों पर और दूसरे माध्यमों पर। तो भारतीय जनता पार्टी अब पहले जैसी अनुशासित पार्टी नहीं रह गई है। इस बात को सभी पत्रकार, बुद्धिजीवी और समाज के जागरूक लोग जिनमें राजनीतिक चेतना है वो सब स्वीकार करते हैं। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखिए तो उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो कलह, जो गुटबाजी चल रही है, इसमें इन राज्यों में हार के लिए ये गुटबाजी और आंतरिक कलह भी जिम्मेदार होगी। आपको मालूम होना चाहिए कि लगभग 3-4 महीने पहले जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बदला गया था, वहां तो इसे ताश के पत्तों की तरह मुख्यमंत्री को फेंटा जाता है, दूसरे राज्यों में भी होता है ऐसा। और वो कोशिश उत्तर प्रदेश के लिए भी हुई जब मोदी जी
योगी को हटा करके केशव प्रसाद मौर्य की बात को रखे थे कि उनको लाया जाएगा, इससे पिछड़ा वोट मिलेगा, पिछड़ी जातियों का एक मुश्त वोट मिलेगा, जिससे चुनाव जीतने में मदद होगी, तो आरएसएस और सवर्णवाद आड़े आ गया और सवर्ण और आरएसएस की चली और मोदी की नहीं चल सकी। उसके बाद से ही माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, वे मोदी के खेमे के हैं, मोदी और शाह के खेमे के हैं। और आदित्यनाथ योगी सवर्णवादी ताकतों और आरएसएस के खेमे के हैं। अब इसमें पहली जीत तो आरएसएस और सवर्णवादियों की हुई है, लेकिन अब दूसरी टकराहट अंदर ही अंदर चल रही है, जो सतह पर नहीं आ पाती है, मीडिया में नहीं आ पाती है, गोदी मीडिया में तो बिल्कुल नहीं आ पाती है। अंदर की खबरें, अगर कांग्रेस के अंदर ये घमासान होता है तो वो खबरें गोदी मीडिया में धड़ल्ले से गूंजती है और चारों तरफ हाहाकार मचा देती है। लेकिन बीजेपी का आंतरकलह उसे दिखाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि चैनल को बंद होने की नौबत भी आ सकती है। अब साथियों, थोड़ा गहराई से देखें इस गुटबाजी को कि गुटबाजी के क्या परिणाम होते हैं और गुटबाजी से कितना नुकसान होता है। तो थोड़ा सा हमें इतिहास में चलना पड़ेगा। मौर्य वंश से लेकर के मुगल वंश तक जितने भी साम्राज्य हुए हैं, उनके पतन का सबसे बड़ा कारण साम्राज्य में गुटबाजी ही थी। मौर्य साम्राज्य के पतन में भी थी गुटबाजी, आंतरिक कलह, और गुप्त काल में, मुगल काल में जितने भी राजवंश रहे हैं इतिहास के आईने में, सब में गुटबाजी की वजह से ही साम्राज्य का पतन हुआ है और उस साम्राज्य का अंत हुआ है। और ये गुटबाजी कांग्रेस में भी रही है, अभी भी है। वहां तो 23G23 अस्तित्व कायम हो गया है, मतलब कि गुट के 23 लोग अलग हो गए हैं और एक गुट में हैं और पूरी पार्टी एक तरफ है, और गुट के अंदर भी गुट देखने को आता है। और वो गुटबाजी सबसे ज्यादा कांग्रेस में ही है, इसलिए सबसे ज्यादा रसातल की गहराइयों में कांग्रेस ही है और दूर दूर तक सत्ता में, केंद्र की सत्ता में आने की उम्मीद नहीं है। और वो गुटबाजी का दंश भारतीय जनता पार्टी भी झेल रही है। आए दिन मोदी और योगी में आंतरिक कलह होती रहती है, आंतरिक गुटबाजी होती रहती है, और उस गुटबाजी के कुछ विभत्स नमूने भी सामने आते हैं, लेकिन उसे छिपा दिया जाता है। जहां तक गुटबाजी का सवाल है, तो जब से 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, तभी से इसमें एक गुट केशव प्रसाद मौर्य के साथ है, खास करके पिछड़ा वर्ग के जितने भी विधायक हैं और पिछड़ा वर्ग के मंत्री हैं, वे सब केशव मौर्य के गुट में हैं। और सवर्णवाद, ब्राह्मण तो खैर नहीं, सवर्णवाद और आरएसएस का बरदहस्त योगी के ऊपर है। तो फिलहाल योगी और केशव के बीच का टकराव इस बीच बहुत बढ़ गया है और योगी से 10 कदम आगे निकल जाने के लिए, योगी से ज्यादा भड़काऊ बयान देने के लिए ही उन्होंने मथुरा और काशी और अयोध्या की बात छेड़ी थी। अभी कुछ समय पहले ट्वीट किया था और उस ट्वीट से काफी भद्द पिटी थी भारतीय जनता पार्टी की, केशव मौर्य की, योगी की, सबकी। क्योंकि चाहे केशव मौर्य हो या योगी हो, हैं तो उसी पार्टी के चट्टे बट्टे जो पार्टी
सांप्रदायिक है, जो पार्टी देशद्रोही है, जो पार्टी देश को बेच रही है, जो पार्टी माइनस में जीडीपी को ले जा रही है, जो पार्टी बैंकों को तबाह कर रही है। बैंक भी आजकल आंदोलन कर रहे हैं, है तो उसी के चट्टे बट्टे। इसलिए केशव प्रसाद मौर्य या योगी किसी के साथ भी जनता की कोई सहानुभूति नहीं है और न इन्होंने कोई ऐसा विकास काम किया है, ठोस काम किया है जिसके आधार पर इन्हें वोट मिले। लेकिन जो सबसे बड़ी टकराहट यह है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी की टकराहट सिर्फ इन्हीं दोनों के बीच की नहीं है, बल्कि ये अगड़ा और पिछड़ा की टकराहट है। अगड़ा मतलब सवर्णवादियों की टकराहट और पिछड़े वर्गों की टकराहट। पिछड़े वर्ग को सवर्ण लोग, खास करके ब्राह्मण लोग, हमेशा नीच और शूद्र ही समझे हैं। शूद्रों की दो कोटियां बना दी हैं, एक शूद्र, एक महाशूद्र। इनको शूद्र में रख दिया गया है और इनके साथ भी छुआछूत, अस्पृश्यता, ऊंच नीच का भेदभाव किया जाता है। और इसी भेदभाव के चलते, इसी छुआछूत के चलते, अस्पृश्यता के चलते मंच पर जब मुख्यमंत्री योगी, डॉक्टर दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री, केशव प्रसाद मौर्य एक साथ बैठते हैं तो पंडित दिनेश शर्मा को कुर्सी दी जाती है, ठाकुर योगी जी को कुर्सी दी जाती है और केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल दिया जाता है। दोनों के बीच में स्टूल रहता है, स्टूल पर वो बैठते हैं और उस समय उनका आत्मसम्मान, स्वाभिमान कहां चला जाता है जब वे इस अस्पृश्यता के शिकार होते हैं एक उप मुख्यमंत्री होते हुए। जब एक उप मुख्यमंत्री के साथ ऐसा बर्ताव किया जा सकता है तो जाहिर है कि जनता के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है और जनता को ठोक दो कि नीति के तहत ठोका जाता है, न केवल अस्पृश्यता, न केवल छुआछूत ही बढ़ता जाता है। तो केशव प्रसाद मौर्य जब से 2017 से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, तभी से अंदर ही अंदर खफा हैं। कभी वे अपने गुस्से का इजहार कर देते हैं और कभी नहीं कर पाते हैं। अगर करें भी तो किससे करें? आरएसएस से तो मोदी जी भी आए हैं, आरएसएस से तो अमित शाह भी आए हैं, आरएसएस से तो पूरा मंत्रिमंडल आया है और खुद भी केशव प्रसाद मौर्य आरएसएस। तो आरएसएस से कैसे शिकायत करेंगे और आरएसएस कैसे इनकी शिकायत को दूर करेगा? क्या स्टूल पे बैठने की घटना को शिकायत नहीं कर सकते थे? शिकायत किए बिना क्या आरएसएस को और प्रधानमंत्री मोदी को स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए था कि ऐसा कर रहे हो और जब कल वोट होगा, चुनाव नजदीक आएगा तो इसके दुष्परिणाम क्या होंगे? क्या इस पर आरएसएस को और मोदी को विचार करने की जरूरत नहीं थी? इसका मतलब यह है कि आरएसएस भी चाहता है कि छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव बना रहे और मोदी जी भी चाहते हैं। मोदी जी अपने को पिछड़ा कहते हैं, लेकिन आरएसएस का कोई व्यक्ति पिछड़ा और दलित नहीं होता है, भले ही वो दलित और पिछड़े समाज से आता हो। अब दलित तो है राष्ट्रपति आपका, कितना वो पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए काम कर रहा है, कितना ओबीसी के लिए काम कर रहा है। आज तक किसी एक भी दलित का विकास किया है राष्ट्रपति ने? नहीं किया है, ना करेंगे, क्योंकि आरएसएस की पैदाइश है, आरएसएस की मानसिकता है, आरएसएस का चोंगा पहने हुए हैं, तो आरएसएस का कार्य करेंगे। वो दलित और पिछड़ों से संबंधित सेवा कार्य को नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर जो कोई भी आरएसएस में है वो ना कोई दलित है और ना कोई ओबीसी है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई ठाकुर है, बल्कि सब एक समान है और उस समानता में, उसी समानता से आरएसएस का जहर का घूंट पीते हैं और उस जहर को प्रचारित करते हैं और सांप्रदायिक नफरत समाज में फैलाते हैं और सभी मिल करके
न तो संविधान को मानते हैं, न लोकतंत्र को मानते हैं, न प्रजातंत्र को मानते हैं, न समानता को मानते हैं, न आरक्षण को मानते हैं, न धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं। तो आरएसएस में जाति का मतलब नहीं, और जो नीची जाति के हैं उनको नीची जाति से हे दृष्टि से देखा जाता है। और बहुत से दलित और पिछड़े वर्ग के लोग आरएसएस में जाकर के वापस आ चुके हैं और वो बताते हैं कि आरएसएस की नियति क्या है, आरएसएस का चाल चरित्र चेहरा क्या है, आरएसएस की वास्तविकता क्या है। और उसी वास्तविकता से, उसी चाल चरित्र चेहरे से और उसी विषैले जहर से केशव प्रसाद मौर्य आज पिस रहे हैं। न तो इधर के हैं और न उधर के हैं। अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने उनको चाय पर बुलाया था। उप मुख्यमंत्री दो हैं, मुख्यमंत्री एक है। मुख्यमंत्री ज्यादा शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है राज्य में। उप मुख्यमंत्री कम होते हैं। तो 3 में से सिर्फ एक को बुलाया गया, 2 को क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि केशव मौर्य मोदी के गुट के हैं, इसलिए उन्हें इसलिए बुलाया गया होगा कि योगी के बिसात पर, योगी के सवर्णवाद के कार्ड पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। इसलिए पिछड़ा वर्ग को सशक्त करना होगा और अपने फेवर में करना होगा, अपने पक्ष में करना होगा, वैसे जैसे पिछले 2017 में किया गया था। और इस काम को करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य से ज्यादा शक्तिशाली और केशव प्रसाद मौर्य से ज्यादा मजबूत कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो उन्हें इसलिए बुलाया गया था। लेकिन ये कार्ड काम करने वाला नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य पर पिछड़ी जातियों का, अति पिछड़ी जातियों का कोई भरोसा नहीं रह गया है, क्योंकि जिस समय इनके साथ भेदभाव हुआ, जिस समय इनके साथ ऊंच नीच का बर्ताव किया गया, स्टूल पर बैठाया गया, अगर उसी समय ये इस्तीफा देकर के पार्टी से और मुख्यमंत्री पद से आ जाते तो इनका कद पिछड़ी जातियों में अखिलेश यादव से कहीं ऊपर होता और सारी पिछड़ी जातियां इनके साथ लामबंद हो जाती और फिर 3 पार्टियां हो जाती, एक केशव की पार्टी, दूसरा योगी की पार्टी और तीसरा समाजवादी। लेकिन केशव मौर्य के अंदर न स्वाभिमान है और न इनके अंदर रिस्क लेने का कोई मादा है। तो अब इन्हें, हमें लगता है कि मोदी जी ने इसलिए बुलाया था कि योगी कार्ड काम नहीं आ रहा है, हिंदू कार्ड काम नहीं आ रहा है, मुस्लिम कार्ड काम नहीं आ रहा है। 700 करोड़ खर्च किया गया काशी में, पानी में फेंक दिया गया, उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया है। उसके बाद भी अखिलेश की रैलियां लाखों में हो रही हैं, वहां कोई भीड़ जुटानी नहीं पड़ रही है, अपने से जुट रही है। स्वतः लोग आ रहे हैं चल करके, महंगाई के मारे हुए, कोरोना के मारे हुए, बेरोजगारी के मारे हुए लोग खुद आ रहे हैं उनकी रैली में। और कल अमित शाह की भी रैली थी, उसमें निषाद पार्टी को लेकर के थी। पिछड़ा वर्ग में आते हैं निषाद, पिछड़ा वर्ग को लेकर के उन्होंने पार्टी किया और 4-5 हजार ज्यादा लोग नहीं आए। और आरक्षण की बात कही गई थी, आरक्षण पर कोई बात ही नहीं हुई। तो आरक्षण का नारा लगाते हुए जो 4-5 हजार लोग आए थे वो भी फुर्र हो गए। उस समय इनकी आंख खुली कि अब तो पिछड़ा वोट बिल्कुल मिलने वाला नहीं है। और जो भी पैसा फूंका गया उससे धार्मिक सांप्रदायिक घटनाओं पर, कार्यक्रमों पर, अयोध्या से लेकर के काशी तक, उसका भी फायदा मिलने वाला नहीं है। तब इन्होंने डरवाने के लिए कि डरवा करके इतना जो है अखिलेश को डरवा दिया जाए कि उसका आत्मविश्वास कम हो जाए और वो हार जाए, इसलिए इनकम टैक्स को लगा दिया अखिलेश के पीछे, अखिलेश के अनुयायियों के पीछे, उनके प्रवक्ताओं के पीछे, उनके महासचिवों के पीछे। और क्या पता
कि 2-4 दिन में जब तक अधिसूचना जारी हो अखिलेश के पीछे भी लग जाए, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, एनआईए सबको लगा देंगे और डरवा, लेकिन इससे डरने वाले नहीं हैं। तो मोदी जी ने चाय पर केशव को बुलाया तो उन्हें आश्वासन दिया गया होगा कि तुम पिछड़ों को गोलबंद करो और अगर सरकार बनती है तो तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि योगी का करिश्मा चल नहीं पा रहा है। योगी का हिंदू कार्ड या कट्टर हिंदूवादी कार्ड चल नहीं पा रहा है, योगी का ग्लैमर चल नहीं पा रहा है। योगी से तो साधु सन्यासी भी खफा हैं, जबकि योगी और साधु सन्यासी में समानता होती है, धार्मिक समानता होती है, लेकिन अयोध्या का एक भी साधु सन्यासी मठाधीश भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के पक्ष में नहीं है। वो तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं साधु संत कि योगी को गोरखपुर लौट जाना चाहिए, और आज नहीं लौटेंगे तो कल हारने के बाद लौटेंगे। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी में जो एक अनुशासन की छवि थी वो गुटबाजी में बदल गई है, और उस गुटबाजी से पार्टी का बेड़ा गर्क होने वाला है। और उसी बेड़ा गर्क को रोकने के लिए केशव से गुप्त मंत्रणा की जा रही है और उन्हें पिछड़ों को गोलबंद करने के लिए निर्देश दिया जा रहा है, जुगत भिड़ाई जा रही है। तो अब इसमें केशव प्रसाद मौर्य कितना कामयाब हो पाएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता है। थोड़ा बहुत हो सकते हैं, कुछ प्रतिशत वोट पिछड़ों का ला सकते हैं, लेकिन पिछली बार की तरह एक मुश्त वोट संभव नहीं है। इसकी वजह एक ये भी है कि मोदी जी ने ओबीसी जनगणना का कानून, ओबीसी जनगणना का जो प्रस्ताव था उसको ठुकरा दिया है और सुप्रीम कोर्ट में खुल करके कह दिया है कि हम नहीं करा सकते हैं, हलफनामा दे करके। इस बात से भी ओबीसी बहुत खफा है। सिर्फ केशव प्रसाद के स्टूल पर बैठाने से ओबीसी नहीं खफा है, सबसे बड़ी चीज तो यही है कि ओबीसी जनगणना की से इन्होंने इनकार कर दिया है, इससे खफा है। तो अब देखिए क्या होता है, लेकिन इतना निश्चित है कि पार्टी की गुटबाजी, पार्टी की आंतरिक छवि, अंतर्कलह का तार तार होना, महंगाई, कोरोना से हुए मृतकों के दर्द, परिजनों के आंसू को पोंछने वाला कोई नहीं है। किसान आंदोलन की वजह से कितना नुकसान हो चुका है और उसकी कितनी भरपाई हो पाएगी कुछ नहीं कहा जा सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश खास तौर पर उनके हाथ से खिसक रहा है, जो एक समय भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था। तो इस तरह से पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, गुटबाजी, आंतरिक कलह से जूझ रही है और धार्मिक कार्ड, मुस्लिम कार्ड, हिंदू कार्ड सब फेल हो चुकी हैं और ये